हेलो 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 गाइस। वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज के लिए हम जो है वो नया टॉपिक उठा रहे हैं 10th क्लास से। चैप्टर नंबर 14 जो है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर जो है वो कैसा होगा कि एनर्जी के सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्यों लेने चाहिए, क्यों होने चाहिए, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो पूरा चैप्टर जो है वो एनर्जी के रिलेटेड है। एनर्जी के सोर्सेज कौन से हैं। तो ज़्यादा बोर करने वाला चैप्टर नहीं है और मैं आपको ज़्यादा बोर करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ही ईजी है और 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है 10th बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं 3 to 5 मार्क्स के, बनते हैं इसमें से, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और बहुत ईजी चैप्टर है, आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे ईजी और सबसे मेन बात कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, आप सबको पता है, बहुत ही छोटे स्टैंडर्ड से 7th 8th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी क्या है कि वर्क कितना करते हैं, हमारे पास कितनी क्षमता है, हम कितना, उसको ही तो एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वर्क करने की क्षमता उसको बोलते हैं एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी वर्क हो सकता है। अगर मैं लिखने में अच्छा हूं तो लिखने की मेरी क्षमता कितनी है, तो वो वर्क है। ठीक है, अगर मैं बोलने में अच्छा हूं तो बोलने की क्षमता कितनी है, वो वर्क है। ठीक है, अगर मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ, ठीक है, अगर मैं सिंगिंग में अच्छा हूँ तो वो मेरा वर्क है। तो कुछ भी जो एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, उसको बोलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसको यूज करते हैं। जैसे अगर आपके पास बल्ब है, अगर वो बल्ब जल रहा है, किस वजह से जल रहा है, एनर्जी। सिंपल है। टीवी जल रहा है, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। वाईफाई, ठीक है, फैन, एसी, जो भी कुछ आप ले लो, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस, ठीक है, आपका अगर गैस भी जला रहे हो, एनर्जी से जल रहा है। कुछ भी जो चीज है वो एनर्जी से जलती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है, जल तो रही है, ठीक है, चल तो रही है, एनर्जी से चल रही है कोई भी चीज, वो तो पता चल गया। हम खुद भी जो है एनर्जी से चल रहे हैं। ठीक है, हम खुद भी कहाँ से चल रहे हैं, एनर्जी से ही तो चल रहे हैं भाई। ठीक है, हम कहाँ से चल रहे हैं, एनर्जी से। एनर्जी के बिना कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आ कहां से रही है, तो एनर्जी आने के लिए दो सोर्सेज है। ठीक है, एक तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, कौन से हैं, एक कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, ये दो तरीके के एनर्जी सोर्सेज है। और आज के वीडियो में जो है वो आगे हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस वीडियो में कन्वेंशनल सोर्स वाला पार्ट जो है हम लेंगे, और आगे जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लेंगे। ठीक है, इस तरीके से दो चैप्टर, दो ही पार्ट में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, छोटा ही चैप्टर। लेकिन नॉन लेकिन कन्वेंशनल सोर्सेज समझने से पहले पहले एक सिंपल जो है वो कंसेप्ट समझ लेते हैं कि किसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, किसको बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरे पास एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, और मेरे पास बंच ऑफ वुड्स है, बहुत सारे वुड्स है। ठीक है, तो आप दोनों, अगर मेरे को उसमें से हीट एनर्जी जनरेट करनी है और मेरे को कुकिंग करनी है, ठीक है, सिंपल ही है कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लकड़े यूज किए जाते थे और एलपीजी अभी जो है हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों में से गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, क्यों है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास लकड़े हैं, अगर मैं लकड़े जलाता हूँ तो लकड़े मेरे को कितने चाहिए होंगे, 40 50 100 किलो भी चाहिए हो सकते हैं। किसके मुताबिक, तो एलपीजी सिलेंडर के मुताबिक। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर जो है उसके मुताबिक मेरे को इतने सारे लकड़े चाहिए। अब उतने सारे लकड़े के लिए क्या करेंगे, पेड़ में से लकड़े काटो। ठीक है, तो ये तभी जो है वो इतनी एनर्जी जनरेट कर पाता है जितना ये 10 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 10 किलो में ही कर देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एलपीजी सिलेंडर जो है हम लगाते हैं अपने घर में, हमको पता है कि 3 से 4 जने की आराम से जो है रोटी पानी निकल जाती है। ठीक है, रोटी पानी जो भी है वो खर्चा निकल जाता है एक ही सिलेंडर में, 2 महीने तक चल जाता है ये सिलेंडर। और जबकि ये लकड़ा जो है वो 50 किलो 60 किलो 100 किलो भी लग सकता है। ठीक है, अब रोज लकड़े भी लाओ, वो भी तो टेंशन वाली बात है। ठीक है, लकड़े भी इतने कहाँ से लोगे। तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों में से गुड एनर्जी कौन सी है भाई। ठीक है, गुड एनर्जी कौन सी है, ऑब्वियसली एलपीजी। ठीक है, ऑब्वियसली एलपीजी। अब क्या क्या पैरामीटर्स है, क्यों एलपीजी। ठीक है,
तो एक तो हमको देखना है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई, तो ठीक है, द एनर्जी विच वन डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, ठीक है, उसको बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। पर यूनिट मास में हमको अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरी सोर्स के मुकाबले। यहाँ पे क्या हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर जो है वो ज्यादा एनर्जी दे रहा है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, पर यूनिट मास के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इससे ज्यादा ये दे रहा है ठीक है, तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी फिलहाल तो टाइप ऑफ एनर्जी है, सोर्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि एलपीजी भी कहीं से आता है, उसका सोर्स है, ये खुद सोर्स नहीं, एलपीजी जो है वो उसको रिफाइन करके आता है बाद में, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो अच्छी एनर्जी है, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमको जनरेट करके देता है। तो ये जो वर्ड है उसको हम टिपिकली क्या बोलते हैं कि टेक्निकल भाषा में हम उसको बोल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू एंड वर्क पर यूनिट मास, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये तो एक क्राइटेरिया हुआ, इसको बोलते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर ये क्राइटेरिया है तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन खाली एक तो नहीं है, ठीक है, दूसरे भी है। अगर वो चीप और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए भाई, ठीक है, सस्ता होना चाहिए, अगर कितनी भी एनर्जी जो है वो यूजफुल है, कितना भी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी भी ज्यादा हो, ठीक है, पर यूनिट मास कितना भी वर्क दे रहा हो, अगर वो चीप नहीं, आप खरीदेंगे ही क्यों, ठीक है, आप क्यों खरीदेंगे, अगर इजीली अवेलेबल ही नहीं है तो कहां से खरीदेंगे भाई ठीक है, अगर चीप भी है चलो, ठीक है, अब चीप भी हो गया, चलो मैंने मान लेते हैं कि चीप कर दिया, तो इजीली अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, कहीं दूर से लेके जाना पड़ता है, ठीक है, तो आपको पोसाएगा नहीं, पोसाएगा, किसी को भी नहीं पोसाएगा, ठीक है, तो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए, हर जगह पे होनी भी चाहिए, जैसे कि एलपीजी है वो हर जगह पे अभी पहुंच रहा है, ठीक है, हम यूज ही कर रहे हैं एलपीजी, एलपीजी है वो हर जगह पे पहुंच रहा है, हम यूज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए और इजी टू स्टोर होना चाहिए, मान लीजिए एलपीजी है तो एलपीजी क्या है, इजी टू स्टोर है ना, तभी तो घर पे आ पा रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो सकता है एलपीजी, तभी तो वो उसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, अब वो घर पे हम यूज कर पा रहे हैं, इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, खुद देने आते हैं, जो हम ऑर्डर करते हैं तो देके जाते हैं, ठीक है, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू स्टोर। मान लीजिए अगर ऑयल है, ऑयल या पेट्रोल जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जिसमें से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ये सब भी बनते हैं, ठीक है, जो हमारे पास इतनी सारी रिफाइनरीज है, वो ऑयल कहाँ से लाते हैं, ऑयल जो है वो ज्यादातर कहाँ से मिलता है, हमको पता है कि वो मिलता है दुबई से, ठीक है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो भी शहर है वहां से हम मंगाते हैं देश में से। तो वो कैसे मंगा पा रहे हैं, क्योंकि इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू स्टोर है, ठीक है, ऑयल जो है वो स्टोर हो पा रहा है या तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तभी तो हम यूज कर रहे हैं ना, तभी तो मंगा रहे हैं, नहीं तो क्यों, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सेफ टू हैंडल और यूज होना चाहिए, अगर हम यूज कर रहे हैं उसको तो सेफ होना चाहिए, ठीक है, जान हानि नहीं हो और कम से कम जो है वो हमको नुकसान हो, सेफ टू हैंडल, ठीक है, हैंडलिंग करना भी उसको सेफ होना चाहिए, जैसे कि एलपीजी है उसके लिए भी हमको बहुत सारे क्राइटेरिया तो प्रिकॉशन दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये सेफ है, अगर सब कुछ सही है तो, लीकेज है तो फिर सेफ नहीं है, वो तो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो सेफ तो है। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, अगर मैं लकड़े जलाऊंगा इतने सारे मैंने लकड़े जला दिए तो कितना कार्बन हो जाएगा, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगी, वो आप जान सकते हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि एलपीजी उसमें से भी निकलेगा, ऐसा नहीं है एलपीजी कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, करेगा, लेकिन उसके मुकाबले तो कम कर रहा है, ठीक है, लकड़े जलाएंगे तो ज्यादा पोल्यूशन होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है, और पेड़ भी तो कट रहे हैं तो पोल्यूशन उल्टा बढ़ने ही वाला है ठीक है, तो इस वजह से एलपीजी जो है हम कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छे तौर के एग्जाम्पल के हिसाब से। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हम जान लिए हैं, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इतने सब क्राइटेरिया पे डिपेंड करती है। अब आगे चलते हैं, अब थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पढ़ने से पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर क्या क्या होता है, पावर प्लांट्स आएंगे, ठीक है, पावर प्लांट, तो क्या होते हैं पावर प्लांट, उसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, सबके घर पे प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा कि नहीं है, ठीक है, सबके घर पे प्रेशर कुकर है। अब प्रेशर कुकर को जैसे हम बर्न करते हैं, या तो नीचे से हीट देते हैं, ठीक है, बर्नर से, ठीक है, नीचे से हीट देते हैं बर्नर से, तो क्या होता है, प्रेशर कुकर जो है वो गर्म होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर क्या होगा, गर्म होगा। अब उसके साथ हमने लगा दिया एक पाइप, ठीक है, उसके साथ हमने लगा दिया एक पाइप,
अब उस पाइप में से क्या हो रहा है, जो इसमें से जो पानी अंदर भरा हुआ है, हीट क्या कर रहे हैं हम, पानी का टेम्परेचर बढ़ा है। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, ठीक है, पानी का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाएंगे ऊपर, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे वेपर बन के, या तो स्टीम बन जाएंगे। अब स्टीम जो है उस पाइप की नोजल में से हमने कलेक्ट कर दिया स्टीम पाइप से। अब वो जो नोजल की तौर पे जो स्टीम पाइप है, वो स्टीम जो है यहाँ पे अथाड़ रही है। ये क्या है, मान लीजिए अगर मेरे पास एक टेनिस बॉल है, उस टेनिस बॉल पे मैंने क्या कर दिया, ब्लेड लगा दी, ठीक है, टेनिस बॉल पे जो है वो हमने मेटल की शीट्स लगा दी इस तरीके से, ठीक है, अब उसको जैसे ही हम वो स्टीम को जो इसके बाजू में लाएंगे, जैसे ही उसका पावर बढ़ाएंगे, हीट जितनी जितनी हीट दोगे, जितनी हीट एनर्जी दोगे, वो स्टीम बनेगी जितनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा स्टीम उसके ऊपर टच होगी या तो उसको छुएगी, उतना ही ये जो है वो फास्ट घूमेगा टरबाइन। सीधी सी बात है, ठीक है, मैं जितना आपको ज्यादा धक्का दूंगा आप उतनी ही दूर जाओगे, ठीक है, मैं जितना ज्यादा फोर्स दूंगा आप उतनी ही दूर जाओगे, ठीक है। तो यही है चीज कि ज्यादा ही हमको देगा। तो ये जो है टरबाइन घूमेगा। अब टरबाइन के साथ क्या अटैच किया हुआ है, शाफ्ट। शाफ्ट जो है वो डायरेक्टली अटैच की हुई है जनरेटर से या तो डायनामो से। उसकी वजह से क्या, जनरेटर घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर जैसे घूमेगा तो हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी। क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जनरेटर हमको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है कि थर्मोइलेक्ट्रिक कैसे बनता है प्रोडक्शन, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल यही है। किस तरीके से बनता है, तो कि भाई स्टीम आएगी, इसको चलाएगी, फिर ये इसको चलाएगा और रिजल्ट हमको मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है। और यही बेसिक प्रिंसिपल है पावर प्लांट का, सभी पावर प्लांट का, ठीक है, खाली सोर्सेस अलग होंगे। अब थर्मल पावर प्लांट देख लेते पहले, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। ये क्या करता है, बेसिकली सिंपल प्रिंसिपल है, हीट एनर्जी को जो है वो यूज करता है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए। तो यही सिंपल है, जो पहले हमने पढ़ा था वही है। यहाँ पे नीचे फर्नेस रखी हुई है, ठीक है, वो फर्नेस क्या करेगी, यहाँ पे वाटर है, उस फर्नेस की वजह से वाटर जो है वो स्टीम में बनेगा, और स्टीम जो है यहाँ से जाएगी ऊपर, हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे जो है वो टरबाइन चैम्बर है, ये वाला टरबाइन चैम्बर, यहाँ पे टरबाइन है अंदर, ठीक है, इस टरबाइन को घुमाएगी, इस टरबाइन को घुमाएगी। अब टरबाइन के साथ शाफ्ट अटैच की हुई है, पहले ही हमने बात की वैसा ही है, सिंपल, ठीक है, शाफ्ट अटैच की हुई है, शाफ्ट भी घूमेगी भाई साहब, ठीक है, टरबाइन के साथ अटैच की हुई है तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमी तो जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सिंपल है, इतना ही प्रिंसिपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमको है नहीं, ठीक है। फर्नेस से आया, इसको गर्म किया, स्टीम बना, पानी को गर्म किया, ठीक है, स्टीम बना, हाई प्रेशर स्टीम जो है उसके पास जाएगी टरबाइन के पास, जितनी जितनी स्टीम ज्यादा उतना टरबाइन ज्यादा घूमेगा, वेलोसिटी जितनी स्टीम की ज्यादा होगी टरबाइन की उतनी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी, और इस वजह से शाफ्ट जो है घूमेगी और जनरेटर हमको दे देगा। तो यहाँ पे मेन जो चीज है वो देखने की यही है कि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, नीचे कोल यूज हो रहा है, ठीक है, कोल, ठीक है, कोल ऑयल, यहाँ कुछ गैस जो है वो यूज कर रहे हैं। अब ये कोल यूज हो रहा है तो वो क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल के अंदर हम डीप में तो नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बार आपको रिकल करा लेता हूँ क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फॉसिल फ्यूल क्या, जो एनिमल्स या तो वो काव एनिमल्स जो है वो या तो उसके काव जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके जो डंक में से मिलते हैं, ठीक है, जो जीव जंतु हैं जो पानी के जो हम निकालते हैं, कोल, जमीन में से जो हमको ज्यादा तो मिलते हैं तो वो कोल, ठीक है। तो कोल की खाने भी होती है हमको पता है, ठीक है, कोल की क्या होती है, माइंस, माइनिंग के द्वारा कोल निकाले जाते हैं। इंडिया में हमारे पास बहुत सारे कोल्स हैं, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, ठीक है। तो कोल अब तक यूज कर रहे थे, ठीक है, थर्मोपावर में क्या हो रहा था, कोल यूज करते थे, उस कोल को जलाते थे सीधा, हमको भी पता है घर में पिछले टाइम पे हम ऐसे करते थे, सिगड़ी पे कोल जलाते थे, कोल से जो है वो खाना बनता था। तो यही थर्मोपावर का सिंपल प्रिंसिपल है। अब दूसरी बात यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरा पाइप क्यों जा रहा है टरबाइन में से, तो ये टरबाइन के चैम्बर में से ध्यान से देखिए, जब स्टीम यूज हो जाएगी तो वो वापस जो स्टीम है वो कहाँ जाएगी, तो वेस्ट नहीं करनी है, वो क्या करेंगे, जो बाकी की स्टीम जो है जो यूज हो गई, जो स्पेंड हो गई, वो स्टीम वापस हम जो है उसको वापस वाटर चैम्बर के अंदर दे देंगे, बॉयलर के अंदर दे देंगे। बॉयलर क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर को बॉयल करता है, इसके लिए उसको बोलते हैं बॉयलर। तो बॉयलर को वापस दे देंगे, ठीक है, इस वजह से ये भी यूज हो जाएगी। यही सिंपल प्रिंसिपल है। अब दूसरा जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट।
वहां पे थर्मल एनर्जी से हो रहा था, यहाँ पे हाइड्रो एनर्जी से होगा। सिंपल बात है। अब ध्यान से देखिए, ये ब्यूटीफुल एनिमेशन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये एरो दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से क्या होगा, ये पानी जो है वो हमने बहुत ही ऊपर रिजर्वॉयर पे रखा पड़ा है, डैम के ऊपर रखा पड़ा है, हाइट के ऊपर पानी। अब उस हाइट पे जो है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, डैम से इस तरीके से जो है वो पानी आ रहा है, इस तरीके से पानी आएगा नीचे। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टरबाइन। अब जैसे ही उसके ऊपर पानी टकराएगा तो इस वजह से टरबाइन घूमेगा। टरबाइन के साथ जो है वो शाफ्ट है, शाफ्ट घूमेगी तो ये रहा जनरेटर घूम रहा है। ठीक है, ये जनरेटर, ये घूमेगा, ये रहा टरबाइन। टरबाइन घूम रहा है, शाफ्ट घूमेगी, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमा, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल है, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, क्या हो क्या रहा है ये बेसिकली, कि पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी। सिंपल, हमको पता है पहले भी। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वापस जाएगी टरबाइन के पास, टरबाइन उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में से वापस जो देगा जनरेटर को, और जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी लेके उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। सिंपल प्रिंसिपल। वहां पे क्या हो रहा था, थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल को यूज करके स्टीम बना रहे थे। यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो पानी को यूज कर रहे हैं, स्टीम बना नहीं रहे, डायरेक्टली पानी से ही टरबाइन चला रहे हैं। तो ये वाटर टरबाइन होंगे, वो क्या होंगे, स्टीम टरबाइन। यही सिंपल प्रिंसिपल है हाइड्रो के अंदर। ठीक है, अब हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट इतने तो अच्छे हैं, हमने देख लिया, तो इसके कुछ प्रोज और कॉन्स भी होंगे। ठीक है, प्रोज और कॉन्स भी होंगे, तो ये चलिए देख लेते हैं प्रोज क्या है इसके और इसके कॉन्स क्या है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है, थर्मल पावर प्लांट की इनिशियल कॉस्ट बहुत ही लो है। ठीक है, लगाना करना सब सस्ता है, क्योंकि कोल जो है वो सबसे सस्ते मिल जाते हैं। शायद आपको 8 रुपए केजी या तो 2 रुपए या 5 रुपए केजी मिलता है कोल, क्योंकि कोल हमारे पास बहुत सारा पड़ा है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, लेकिन रनिंग और मेंटेनेंस को बहुत ही ज्यादा है भाई। ठीक है, टरबाइन की और जो, क्योंकि इसमें रोटेशनल कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा है, तो रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा हो जाती है। बॉयलर और ये सब बहुत ही ज्यादा बड़ा पावर प्लांट बन जाता है। अब फ्यूल कॉस्ट इसकी लो है, फ्यूल कॉस्ट लो है। क्यों लो है, पहली बात की हमने, क्योंकि कोल जो है वो फ्यूल की तरह यूज हो रहा है, तो कोल जो है वो कम भाव में मिलता है, ये कोल लो है। लेकिन लेकिन ठीक है, लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि कोल जल जाएगा बाद में, आप क्या करोगे, उसकी एसिड कहाँ जाएंगे, उसको डंप करने के लिए भी तो जगह चाहिए, कि एसिड जो है उसको डंप करने के लिए जगह चाहिए, तो वो सब जाएंगी कहाँ। ठीक है, तो लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है उसके लिए चाहिए, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब पावर जो है बहुत ही ज्यादा मिल जाता है हमको, ह्यूज पावर हमको मिल जाता है, लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, पॉल्यूशन ये क्रिएट कर देता है। पावर बहुत ही ज्यादा मिल रहा है, लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सिंपल। अब जनरेशन की कॉस्ट लेस है, जनरेटर की कॉस्ट लेस है, लेकिन उस जनरेट करने के लिए जो इंसान चाहिए वो चाहिए स्किल्ड, तो इंसान भी तो मिलने चाहिए। ठीक है, स्किल पर्सन चाहिए, कोई एरा गेरा नहीं आके कर सकता, आप हम जैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपीरियंस। जो उस बंदे को जिसमें उसको एक्सपीरियंस है वही वो कर चला सकता है टरबाइन बॉयलर। ठीक है, और हमको पता है कि जब ये अगर बॉयलर ये सब नहीं चलते हैं तो क्या क्या ट्रेजेडीज हुई हैं पास्ट के अंदर, बॉयलर फटने वाले, तो हमको पता है पहले से। तो ये बहुत ही स्किल पर्सन जो है वो हमको चाहिए। तो ये हो गए थर्मल पावर प्लांट के प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रो पावर प्लांट के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि पानी है, कोल नहीं है कि कार्बन निकाल के देगा हमको। ठीक है, कोल खुद कार्बन है, तो जब जलाएंगे तो कार्बन निकाल के देगा। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो होगा ही नहीं, पानी है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। इकोसिस्टम भाई क्या, अगर पानी हम लगा रहे हैं तो कहीं पे भी तो नहीं लगा सकते, आप समुद्र में लगा रहे हो, ठीक है, या तो नदी जा रही है वहां पे लगा रहे हो, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, एक्वेटिक्स जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टर्बाइन और वो सब हम जब लगाएंगे उसका फाउंडेशन चाहिए, अंदर तक जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, कई कबार टरबाइन के अंदर कुछ जीव फंस जाते हैं, यहाँ तो कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इकोसिस्टम। अब फ्लोटिंग वाटर जो है वो गुड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, हर बार पानी
बारिश की वजह से गिरता है, तो उस साइड लोकेशन पे जो है हमको बार बार नदी या तो समुद्र में से हमको मिल जाएगा। ठीक है, नदी में से ज्यादातर डैम बनाते हैं, तो फ्लोटिंग वाटर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो तो ठीक है। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं। ठीक है, फिलहाल अगर तो भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है वो हमको पता है। तो ये गुड सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन एक्सपेंसिव है। सामने एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाता है, पैसे बहुत हैं इसके, पैसे बहुत ही लग जाते हैं। अब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है, अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस वजह से कैसे क्या होगा कि हमारे जो है वो यूज हो जाएगा। तो डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से क्या होते हैं कि बहुत सारे यूजेस जो है वो हो जाते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे पाते हैं किसको, गांव को, और उनको, और गांव के लिए भी ये जो है रिवर्स यूज कर पाते हैं। लेकिन 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 ड्रॉट्स आ गए, अगर अकाल पड़ गया या तो फिर फ्लड्स आ गए, इस वजह से क्या होता है कि जब हमको पता है कि जब डैम खोलने पड़ते हैं, ठीक है, जब फ्लडिंग आती है या तो बारिश आती है, डैम को खोलना पड़ता है। तो जैसे डैम खोलेंगे तो क्या हो जाता है, हम ज्यादातर देखते हैं कि डैम खोलते हैं तो उस वजह से ही जो है वो केरला बहुत सारे हमको पता है। ठीक है ना, तो केरला में वही हुआ था, वही ट्रेजेडी हुई थी कि डैम खोलने पड़े थे, और उस डैम की वजह से क्या हुआ था कि फ्लड्स आ गई थी। केरला 3-4 महीने तक जो है वो उस घटना से पीड़ित रहा। तो ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अब रिलायबल और सेफ है, ठीक है, क्योंकि पानी क्या है उस पर हम निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और दूसरा सेफ भी है कि हमको कोई नुकसान पानी तो करता नहीं। ठीक है, लेकिन वो फ्लड से करेगा वो अलग बात है। तो लेकिन यहाँ पे दूसरा क्या है कि जो रिसोर्सेज है, सॉरी रिजर्वोयर्स है, वो लिमिटेड है, हर जगह पे नहीं लगा सकते आप। क्या सीधी बात है, हर जगह पे मैं कोई अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं कोई प्लांट नहीं लगा दूंगा यहाँ से बाजू में से। ठीक है, अभी बारिश पड़ी है, ऊपर खड़ा है, खड़े में पानी भर गया तो मैं यहाँ पे पावर प्लांट लगा दूँ, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, पावर प्लांट की कुछ लोकेशन होती है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमको लगाना पड़ता है, जहाँ पे पानी पूरी मात्रा में हो, जहाँ पे जो है वो रेन वाटर भी पड़ रहा हो, जिसकी वजह से वो बार बार फिल होता रहे। बहुत सारे दूसरे क्राइटेरिया होते हैं, लैंड रिक्वायरमेंट, और वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो लिमिटेड रिजर्वोयर्स होते हैं। अब नया पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। यहाँ पे भी मैंने बहुत ही अच्छा एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, ये वेसल है, कौन सा, रिएक्टर वेसल। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे, नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यहाँ पे ज्यादातर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दो तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। ठीक है, वैसे आपको बहुत ही जानने की इच्छा है तो आप गूगल कर सकते हो और फिर आप बता सकते हो कमेंट में आके किसी को भी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादातर होता है उस, फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होती है। अब हीट जनरेट हुई तो क्या होगा, हीट जैसे जनरेट होती है, वो हीट से क्या होता है कि ये पानी जो है, ठीक है, यहाँ पे पंप से हम पानी चढ़ा रहे हैं, इस पानी से जो है वो हीट करेगी, ये जो हीट है वो पानी को गर्म करेगा, उससे जो है वो स्टीम जनरेट होगी, और स्टीम जो है वो जाएगी टरबाइन में, टरबाइन घूमेगा, फिर वही आपको पता है आगे, फिर जनरेटर घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और बिजली को हमको मिलने के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया कि सोर्स क्या हो गया, न्यूक्लियर सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर सोर्स, लेकिन वो भी कभी ना कभी खत्म होता है। ठीक है, इसलिए इसको कन्वेंशनली बोलते हैं, ये भी कभी खत्म होता है, इट इज नॉट रिन्यूएबल। ठीक है, ये भी कभी ना कभी तो खत्म होता है। तो न्यूक्लियर सोर्स जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में क्या था, उसमें थर्मल सोर्स या तो कोल यूज कर रहे थे, हाइड्रो में क्या था, पानी यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर सोर्स, यूरेनियम। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर यूज किया जाता है। तो यूरेनियम जो है उससे हीट जनरेट करेंगे, स्टीम जनरेट करेंगे, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, वही सिंपल। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो स्टीम है, यहाँ पे कंडेंसर यूज हो रहा है। ये कंडेंसर क्या है, कंडेंसर क्या करता है,
ये जो स्टीम जो यूज होके आई, ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, ये जो स्टीम यूज होके आई तो ये क्या करते हैं, ठीक है, स्टीम जो यूज होके आ गई तो उसको जाने तो नहीं दे सकते ठीक है, जाने तो उसको देंगे नहीं, ठीक है, इसको बेकार नहीं जाने देना है। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता कहाँ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। ये कंडेंसर क्यों लगाया जाता है, और ये जो आपको यहाँ पंप दिख रहा है वो क्यों है, इसका पानी कहाँ से आता है, ठीक है, ये पंप इसके लिए लगाया गया है कि कोल्ड वाटर इसके अंदर से आए और इस स्टीम, ठीक है, ये जो स्टीम है, ये जो स्टीम है, ये वाली जो स्टीम यहाँ से यूज होके आ गई, तो ये जो स्टीम है उसको कंडेंस करने के लिए या तो उसको क्या करेगी, वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देगी, या तो वापस इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगी। अगर मैं हॉट स्टीम का, हॉट वेपर का अगर मैं टेम्परेचर गिरा दूं, अगर मैं उसका टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या होगा, वापस वाटर यूज हो जाएगा, वापस जो पंप से जाएगा वाटर अंदर, वही वाटर यूज हो जाएगा। तो ये वाटर कहाँ से, कोल्ड वाटर कहाँ से आता है, ओशन में से, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण का यहाँ क्राइटेरिया है, यहाँ तो नोट कीजिएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे लगाते हैं, तो ज्यादातर वहां पे लगाते हैं कि जहाँ पे हमको वाटर अवेलेबल हो, ठीक है, कोल्ड वाटर या तो ओशन अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे ये यूज किया जाता है। और ये जो कंडेंसर है वो हर जगह पे होता है, हर पावर प्लांट में कंडेंसर होता है, जिस वजह से स्टीम वापस जो है हम यूज कर सके, ठीक है, ये सिंपल एक फंडा है। अब इसके भी तो प्रोज एंड कॉन्स होंगे सबके देखे तो, ठीक है, तो इससे क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूल है वो स्मॉल अमाउंट से, एक थम्स अप ये है कि स्मॉल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की एनर्जी जाके देता है। फ्यूल की जरूरत कम पड़ती है लेकिन एनर्जी जो है वो हमको बहुत ही ज्यादा लाके देता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू डू वर्क क्या है, ज्यादा, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन एक क्राइटेरिया में, बाकी क्या है, दूसरा डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज ये पैदा नहीं कर रहा है, CO2 HO2 ये सब कुछ नहीं करेगा, ठीक है, CO2 जैसी गैसेज जो है यहाँ पे ये पैदा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं सिंपली। ये दोनों एडवांटेज तो है लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ज्यादा है। एक तो इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर न्यूक्लियर वेस्ट है, अब न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो पानी नहीं है कि अगर यूज हो गया तो वापस स्टीम जो है वो हवा में छोड़ देंगे या पानी जो है वो वापस समुद्र में छोड़ देंगे। न्यूक्लियर वेस्ट का है, ठीक है, कोल भी नहीं है कि कहीं पे भी पड़ सकता है कि बड़े पड़ा हो बाहर। न्यूक्लियर वेस्ट को क्या करना पड़ता है, उसको डंप करना पड़ता है डीप ओशन के अंदर, डीप ओशन के अंदर, ठीक है, उतना अंदर की जहाँ पे वो बाहर जो उसकी रेडिएशन है वो बाहर तक ना आ सके, मतलब हम तक ना आ सके, क्योंकि अगर वो रेडिएशन जो है वो हमको छू गई तो क्या हो सकता है, उसका अंजाम आप जानते हैं। हिरोशिमा नागासाकी आपने सुना होगा, वो किस वजह से जो हुआ था, एटॉम बम जो है वो गिराया गया था, उसकी रेडिएशन अब तक वहां पे असर है रेडिएशंस का, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम बम बनता ही उससे है। दूसरा, भोपाल ग्रेस ट्रेजेडी हमको पता है किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी जो है हमको पता है कि जब गैसेज या तो न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो रेडिएशन अगर फैल गई तो हमारा काम तमाम, समझिए, ठीक है। तो इसको प्रॉपर स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, कहीं पे भी आप स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा, अगर लीकेज हो गया, अगर लीकेज हो गया भाई साहब, तो हमने पहले ही बात की कि ये हार्मफुल रेडिएशन हमको हार्म करेंगी, लीकेज हो गया तो हमारा सत्यानाशा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा, नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा बड़े विशाल होते हैं और बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। कभी कभार न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो बाहर से भी मंगाने पड़ते हैं, फ्रेंच जर्मनी से न्यूक्लियर रिएक्टर्स मंगाने पड़ते हैं, हमारे यहाँ पे प्लांट्स हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। यूरेनियम बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ही महंगा है, हम जानते हैं। यूरेनियम जल्दी से इतना कोई रास्ते में पड़ा हुआ नहीं है कि कहीं भी मिल जाता है, यूरेनियम के भी कुछ सोर्सेज होते हैं तो वहीं से ही मिलता है,
ठीक है, तो लास्ट हम क्या देख रहे हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फूल। पहले ही देख लिया कि रिन्यूएबल नहीं है ये, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ठीक है यहाँ पे ही रखते हैं। आगे के वीडियो में जो है वो कन्वेंशनल सोर्सेस तो यहाँ पे हो गए, लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो है वो थोड़ा फिर से समराइज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हमने पहले देखा कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फिर हमने देखा कि अपन का गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारे क्राइटेरिया हमने देखे। चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, बहुत कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए हाई, सेफ टू हैंडल होना चाहिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो हमने देखा था। टरबाइन जनरेटर घूम रहा है, बल्ब जल रहा है। थर्मो पावर प्लांट देखा, वही सिंपल जो थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में देखा वही यहाँ पे यूज हो रहा है। दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट हमने एनिमेशन अच्छे से एनिमेशन के साथ देखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी के साथ टरबाइन घूम रहा था। और फिर उसके बाद प्रोस और कॉन्स देखे थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है अच्छे से एनिमेशन के साथ। ठीक है, यहाँ से आएगा, और कंडेंसर का कंसेप्ट भी पढ़ा। उसके बाद उसके भी प्रोज एंड कॉन्स देखे। अब आगे के वीडियो में जो है वो हम उठाएंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।